हेलो फ्रेंड्स, मैं शौर्य मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजन केयर एडवाइजर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्ट्रोपियन के बारे में, जिसमें आईलिड मार्जिन बाहर की ओर मुड़ा होता है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं एक्ट्रोपियन के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि एक्ट्रोपियन क्या होता है। जब आईलिड मार्जिन बाहर की ओर मुड़ जाता है तो इस स्थिति को एक्ट्रोपियन कहते हैं। जब आईलिड मार्जिन आउटसाइड टर्न हो जाता है तो आईलिड के अंदर का हिस्सा बाहर से विजिबल होने लगता है, जिसके कारण ये बहुत अधिक इरिटेट करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये एक्ट्रोपियन क्यों होता है। फ्रेंड्स, एक्ट्रोपियन सबसे ज्यादा ओल्ड एज में होता है, यानी कि ज्यादातर 60 साल के ऊपर के लोगों में होता है। तो एक्ट्रोपियन सबसे अधिक लोअर आईलिड को प्रभावित करता है, जो कि माइल्ड या सीवियर हो सकता है। माइल्ड एक्ट्रोपियन में आईलिड का ढीला होना आंशिक यानी कि पार्शियल होता है, जबकि सीवियर एक्ट्रोपियन केसेस में पूरी आईलिड ढीली हो जाती है। नाउ फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं कि एक्ट्रोपियन के लक्षण क्या क्या होते हैं और पेशेंट का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो एक्ट्रोपियन के लक्षण समझने से पहले चलिए जानते हैं कि एक्ट्रोपियन के साइन क्या क्या होते हैं। एक्चुअली एक्ट्रोपियन में आईलिड मार्जिन बाहर की ओर मुड़ जाता है, जिसे हम 3 ग्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ एक्ट्रोपियन। अगर सिर्फ पंक्टम बाहर मुड़ा होता है और लिड मार्जिन में कुछ भी अफेक्ट नहीं होता तो ये ग्रेड 1 में आता है। लेकिन अगर आईलिड मार्जिन भी बाहर की ओर मुड़ा हो और पल्पेब्रल कंजंक्टिवा भी दिखाई दे रहा है तो ये ग्रेड 2 में आएगा। लेकिन अगर फॉर्निक्स भी दिखाई दे रहा है, यानी कि लिड मार्जिन और पल्पेब्रल कंजंक्टिवा बाहर मुड़े होने के साथ साथ फॉर्निक्स भी विजिबल हो रहा है, तो ये ग्रेड 3 में आएगा। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द विजिबिलिटी इसको हमने देखा कि 3 कैटेगरीज में रखा गया है। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, सिम्टम्स को हम 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1 टीयरिंग, नंबर 2 आंखों में जलन, नंबर 3 कॉस्मेटिक डिस्टर्बेंस। आइए एक एक करके डिटेल में इनको समझते हैं। फ्रेंड्स, टीयरिंग को एपिफोरा भी कहते हैं। जब एक्ट्रोपियन पंक्टल एरिया में हो जाता है तो ये पंक्टम को टीयर लेग से दूर ले जाता है और नॉर्मल टीयर्स के निकास को रोकता है। एक्ट्रोपियन में आईलिड टीयर फिल्म को सही से आंख के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है और इसके कारण पेशेंट को क्रोनिक इरिटेशन, जलन, दर्द, म्यूकस का निकलना, फोटोफोबिया और ब्लड विजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिकली भी पेशेंट को ऑकवर्ड सा लगता है। अब फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं कि एक्ट्रोपियन कितने प्रकार के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ ऑनसेट एक्ट्रोपियन को 2 मुख्य प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट, जन्मजात एक्ट्रोपियन यानी कि कंजेनाइटल एक्ट्रोपियन। सेकेंड, एक्वायर्ड एक्ट्रोपियन। फ्रेंड्स, एज वी नो, कंजेनाइटल एक्ट्रोपियन जन्म से होता है, जबकि एक्वायर्ड एक्ट्रोपियन जन्म के बाद किसी भी कारण से हो सकता है। तो एक एक करके हम डिटेल में इनको समझते हैं। नंबर 1 कंजेनाइटल एक्ट्रोपियन। एक्चुअली कंजेनाइटल एक्ट्रोपियन जेनेटिक्स होता है, जो कि बहुत रेयर ही होता है। इसमें गर्भावस्था के विकास के दौरान एबनॉर्मल फीटल डेवलपमेंट के कारण होता है। कंजेनाइटल एक्ट्रोपियन डाउन सिंड्रोम और ब्लेफेरोफिमोसिस सिंड्रोम में देखा जा सकता है। ये अपर और लोअर दोनों आईलिड में हो सकता है बिकॉज ऑफ शॉर्टनिंग इन वर्टिकल डेवलपमेंट ऑफ एंटीरियर लैमेलर टिश्यू। इस विकसित समस्या के कारण आईलिड मार्जिन का इवर्जन होता है, जो आईलिड को बाहर की ओर मोड़ देता है। ओके, अब चलिए जानते हैं कि कंजेनाइटल एक्ट्रोपियन का इलाज क्या क्या होता है। दोस्तों, इन माइल्ड केसेस कंजेनाइटल एक्ट्रोपियन मोस्टली अपने आप ठीक हो जाता है बिना किसी उपचार के। हालांकि अधिक गंभीर स्थितियों में यानी कि सीवियर केसेस में सर्जिकल उपचार की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि फुल थिकनेस स्क्रीन ग्राफ्ट। ये सर्जिकल प्रोसीजर एक्ट्रोपियन को ठीक करके और आईलिड के नॉर्मल फंक्शन को रिस्टोर करने में हेल्प करता है। नाउ कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ एक्ट्रोपियन। एक्चुअली एक्वायर्ड एक्ट्रोपियन को मूल कारणों के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है।
नंबर 1 इन्वोल्यूशनल एक्ट्रोपियन, नंबर 2 सिकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन, नंबर 3 पैरालिटिक एक्ट्रोपियन, नंबर 4 मैकेनिकल एक्ट्रोपियन। तो फ्रेंड्स, आइए एक एक करके इनको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वोल्यूशनल एक्ट्रोपियन के बारे में। एक्चुअली इन्वोल्यूशनल एक्ट्रोपियन मोस्टली ओल्ड एज में होता है, जो कि लोअर लिड को प्रभावित करता है। इसका मुख्य लक्षण डिसइंसर्शन ऑफ द लिड रिट्रैक्टर्स ऑर्बिकुलरिस फाइबर्स का शिथिल हो जाना, मीडियल और लेटरल कैंथल टेंडर्स का ढीला हो जाना। तो लिड लैक्सिटी का क्लिनिकल मूल्यांकन अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लिड लैक्सिटी, मीडियल कैंथल टेंडन लैक्सिटी एंड लेटरल कैंथल टेंडन लैक्सिटी। तो आइए जानते हैं हॉरिजॉन्टल आईलिड लैक्सिटी के बारे में। एक्चुअली हॉरिजॉन्टल आईलिड को पिंच टेस्ट और स्नैप बैक टेस्ट करके इवेल्युएट किया जा सकता है। तो पिंच टेस्ट का उपयोग लोअर आईलिड की लैक्सिटी चेक करने के लिए किया जाता है। तो आपको इस टेस्ट में पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है कि पेशेंट बोथ आईज ओपन रखे और आप आईलैशेस के नीचे की स्किन को फिंगर्स या स्मूथ फोर्सेप्स से पकड़कर नीचे खींचें और अब देखें कि आईलिड कितना दूर तक खींच सकता है। एक नॉर्मल आईलिड ग्लोब से 6 मिलीमीटर से ज्यादा दूर नहीं खींचना चाहिए और पिंच टेस्ट के दौरान अगर आप आई से 7 mm या उससे अधिक दूर खींच सकते हैं तो इसका मतलब है कि आईलिड ढीला है, यानी कि लूज है। सो हम पिंच टेस्ट के साथ साथ एक और टेस्ट भी कर सकते हैं, जो कि स्नैप बैक टेस्ट है। एक्चुअली पिंच टेस्ट में हमने आईलिड को खींचा और फिर मेजर किया कि आईलिड की स्किन कितने mm तक स्ट्रेच हुई। लेकिन जब हम आईलिड को छोड़ेंगे तो यहाँ से स्नैप बैक टेस्ट स्टार्ट होता है। जब आप आईलिड को छोड़ेंगे तब आपको ऑब्जर्व करना है कि आईलिड अपने स्थान पर वापस कितनी तेजी से लौटती है। सामान्य स्थितियों में आईलिड तुरंत अपने स्थान पर वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है विदाउट ब्लिंकिंग, लेकिन मीडियल लैक्सिटी में ब्लिंक के बाद आईलिड स्थान पर वापस आ जाती है, जबकि सीवियर लैक्सिटी में आईलिड आंख से दूर रहती है। स्नैप बैक टेस्ट में 4 ग्रेडिंग होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हियर इट इज ग्रेड एंड हियर आर द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। अगर नॉर्मल आईलिड है तो आईलिड तुरंत वापस लौट जाती है, लेकिन अगर वापस लौटने में 2 से 3 सेकंड लगता है तो ये ग्रेड फर्स्ट में आएगा, और अगर 4 से 5 सेकंड लगता है तो ये ग्रेड सेकंड में आएगा, लेकिन अगर 5 सेकंड से अधिक समय लगता है तो ये ग्रेड 3 में आएगा, और अगर सामान्य स्थिति में लौटने में असमर्थ है तो ये ग्रेड 4th में आएगा। दोस्तों, स्नैप बैक टेस्ट एक ऐसी टेक्निक है जो लोअर लिड लैक्सिटी का मूल्यांकन करने में इस्तेमाल होता है। ये ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाई मसल के टोन को इवेल्युएट करने में मदद करता है। नाउ फ्रेंड्स, अगला टेस्ट डिस्ट्रैक्शन टेस्ट है। तो लिड डिस्ट्रैक्शन टेस्ट का उपयोग दोनों यानी कि मीडियल और लेटरल कैंथल टेंडन की लैक्सिटी को चेक करने में होता है। तो मीडियल कैंथल टेंडन लैक्सिटी टेस्ट में आपको कैंथस को हॉरिजॉन्टली बाहर की ओर खींचना होगा जब तक कोई भी मूवमेंट पॉसिबल ना हो। अगर आप पंक्टा को 1 mm से 2 mm बाहर खींच सकते हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आप पंक्टा को 2 mm से अधिक बाहर खींच सकते हैं तो इसका मतलब है कि लिड लूज है। और अगर पंक्टा लिम्बस तक पहुंच जाता है तो ये लिड बहुत ज्यादा लूज है, लेकिन अगर पंक्टा प्यूपिल तक पहुंच जाता है तो ये मीडियल कैंथल लैक्सिटी की सीवियरिटी को दर्शाता है। अब अगर यही लिड डिस्ट्रैक्शन टेस्ट लेटरल कैंथल टेंडन लैक्सिटी को चेक करने के लिए किया जाए तो इसमें आपको कैंथस को हॉरिजॉन्टली यानी कि नाक की ओर खींचना होगा जब तक कोई भी मूवमेंट पॉसिबल ना हो। अगर आप पंक्टा को 1 mm से 2 mm अंदर की ओर खींच सकते हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर पंक्टा को 2 mm से अधिक अंदर की ओर खींच सकते हैं तो इसका मतलब है कि लिड लूज है, और अगर पंक्टा लिम्बस तक पहुंच जाता है तो ये लिड बहुत ज्यादा लूज है। लेकिन अगर पंक्टा प्यूपिल तक पहुंच जाए तो इसका मतलब है कि लेटरल कैंथल लैक्सिटी सीवियर है। तो अब चलिए जानते हैं कि इन्वोल्यूशनल एक्ट्रोपियन का उपचार कैसे करेंगे। एक्ट्रोपियन का उपचार इस पे निर्भर करता है कि कौन सा लैक्सिटी कंपोनेंट अधिक है, मीडियल है, लेटरल है या जनरलाइज्ड है।
अगर एक्ट्रोपियन जनरलाइज्ड है तो फुल थिकनेस पेंटागन एक्सीजन से हॉरिजॉन्टल आईलिड को छोटा करके उपचार किया जाएगा। लेकिन अगर पंक्टल एक्ट्रोपियन है तो नीचे की ओर स्मॉल डायमंड ऑफ टार्सो कंजंक्टिवा एक्सीजन की जाएगी। लेकिन अगर लोअर लिड और पंक्टा दोनों बाहर की ओर मुड़े हो तो इस समस्या को ठीक करने के लिए एक डायमंड शेप का टुकड़ा लोअर आईलिड को कट करके हटाया जा सकता है और आईलिड को छोटा बनाया जा सकता है। इस सर्जिकल प्रक्रिया को लेजी-टी प्रोसीजर कहते हैं। सीवियर एक्ट्रोपियन केसेस में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बायरन स्मिथ मॉडिफिकेशन ऑफ कोहंट-जिम्नोव्स्की प्रोसीजर प्रेफर करते हैं। अब आइए जानते हैं कि एक्ट्रोपियन के सेकंड पार्ट को, जो कि सिकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन है। सिकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन में आंख के नीचे का पलक बाहर की तरफ मुड़ जाता है बिकॉज ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ एंटीरियर लेमिला। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि चोट, जलना, सूजन या फिर पहले कोई पलक की सर्जरी हुई हो। इसका इलाज सिकाट्रिशियल एक्ट्रोपियन की सीवियरिटी और किस कारण से हुआ है इस पर निर्भर करता है और पलक को सही स्थान पर लाने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। लोअर लिड सिकाट्रिशियल के माइल्ड केसेस में एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कैन प्रेफर जेटप्लास्टी, जिससे पलक को टाइट किया जा सकता है। इसमें पलक की स्किन को कट करके अलग तरीके से जोड़ दिया जाता है, जिससे पलक का पोजीशन ठीक हो जाता है। In severe cases of cicatricial ectropion, an ophthalmologist can perform a skin graft procedure, जिसमें स्कार को निकालकर और दूसरी जगह से स्किन को लगाकर इसका इलाज किया जा सकता है। अपर पलक की स्किन इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें ऊपर पलक से स्किन को निकालकर जहाँ चोट है वहाँ लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, नाउ कम टू नो द थर्ड पार्ट ऑफ एक्वायर्ड एक्ट्रोपियन, जो कि पैरालिटिक एक्ट्रोपियन है। एक्चुअली पैरालिटिक एक्ट्रोपियन में भी आंख के नीचे का पलक बाहर की तरफ मुड़ जाता है। इसका कारण होता है ऑर्बिकुलरिस मसल की कमजोरी या फिर पैरालिसिस, जिससे पलक सही से बंद नहीं हो पाता। इसकी वजह से लैक ऑफ थैलमोस भी हो सकता है। पैरालिटिक एक्ट्रोपियन सेवेंथ नर्व पाल्सी की वजह से होता है, मतलब इसमें फेशियल नर्व, जिसे सेवेंथ नर्व भी कहा जाता है, ये पैरालाइज हो जाता है, जो कि चेहरे के मसल को कंट्रोल करता है। सेवेंथ नर्व पाल्सी किसी चोट, बेल्स पाल्सी या स्कल के अंदर के ट्यूमर की सर्जरी की वजह से भी हो सकता है। ऑर्बिकुलरिस मसल की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए एक सिंपल टेस्ट होता है। इसमें पेशेंट को कहा जाता है कि वो अपनी आंखें फोर्सफुली बंद करे। पैरालिटिक एक्ट्रोपियन के केसेस में ऑर्बिकुलरिस मसल की स्ट्रेंथ नॉर्मल आई के कंपैरिजन में कम होती है बिकॉज ऑफ सेवेंथ नर्व पाल्सी। तो अब चलिए जानते हैं कि पैरालिटिक एक्ट्रोपियन का इलाज कैसे किया जाता है। एक्चुअली पैरालिटिक एक्ट्रोपियन में पेशेंट अपनी आंख को सही से बंद नहीं कर पाता है, जिससे केरेटाइटिस जैसी बीमारी हो सकती है। इस बीमारी के माइल्ड केसेस में आर्टिफिशियल टीयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आंख को नमी मिलती रहे। रात को एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर टेप का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे पलक सही से बंद हो जाए और आंख को सुरक्षित रखा जा सके। In severe cases of paralytic ectropion, an ophthalmologist can perform tarsorrhapy. टार्सोरेपी में पलक के खुलने का हिस्सा टेम्पोरेरली बंद कर दिया जाता है। Another option, जैसा कि लेटरल कैंथोप्लास्टी नाम का कॉस्मेटिक फ्रेंडली प्रोसीजर भी किया जा सकता है। कुछ केसेस में सिलिकॉन स्लिंग्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो आइए अब जानते हैं एक्वायर्ड एक्ट्रोपियन के फोर्थ पार्ट के बारे में, जो कि है मैकेनिकल एक्ट्रोपियन। मैकेनिकल एक्ट्रोपियन तब होता है जब आईलिड पर भारी गांठ होती है, जिसके वेट की वजह से आईलिड नीचे की ओर खींच जाता है। इसके कारण आईलिड बाहर की ओर मुड़ जाता है। ये गांठ या तो सहज है या फिर खतरनाक। कभी कभी अगर आईलिड में ज्यादा सूजन होता है तो ये भी इस समस्या का कारण हो सकता है। नाउ फ्रेंड्स, चलिए अब जानते हैं कि मैकेनिकल एक्ट्रोपियन का उपचार कैसे होगा। एक्चुअली इस समस्या का समाधान साधारण होता है। इसमें आई केयर प्रैक्टिशनर इस गांठ को हटाते हैं और अगर स्वेलिंग की वजह से आईलिड बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है तो फिर इस सूजन के कारण का विशेष उपचार करते हैं। इस तरह से आई केयर प्रैक्टिशनर समस्या को ठीक करके आईलिड को उसके नॉर्मल स्थान पर ला सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। Thanks for watching. Stay tuned for more informative videos.